नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बाकी बची 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को चुनाव लड़वा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि 70% उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। तो सवाल ऐसे में यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि इनके नेता दावा कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो 29 की 29 सीटों का हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाना चाहते हैं, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि वो 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ये सभी सीटें जीत सकती है या कांग्रेस पार्टी के लिए भी कोई चांस बन रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो भी अपने बेस्ट कैंडिडेट से जो है चुनाव लड़वाएगी। क्या संभावनाएं बन रही हैं कांग्रेस के लिए और कहां बन रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी जी। द्विवेदी जी नमस्कार। पहला सवाल यही कि जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है 70% सीटों के लिए उम्मीदवार उनके तय हो गए हैं, बेस्ट कैंडिडेट से वो चुनाव लड़वाएंगे। जो नाम सामने आ रहे हैं मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कोई विनिंग कैंडिडेट है, जीत सकते हैं? जैसे नकुल नाथ का नाम छिंदवाड़ा से, दिग्विजय सिंह का या राजगढ़ से या गुना शिवपुरी से, और कांतिलाल भूरिया जो है रतलाम झाबुआ से लड़ सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर से भी सिकरवार का नाम चल रहा है, मतलब लगभग तय ऐसा माना जा रहा है कि वो लड़ सकते हैं। भिंड से भी एक नेता बरैया का नाम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो 70% का जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि लगभग उन कैंडिडेट्स तय हैं, घोषणा भर बाकी और जो छन के बाहर नाम आ रहे हैं, इनमें कोई विनिंग कैंडिडेट है? देखिए, कांग्रेस के लिए खोने के लिए तो कुछ है नहीं। एक ही सीट उनके पास है केवल, तो हासिल करने के लिए अगर वो 1 से 2 होती हैं तो भी जो है वो 100 गुना, आप सोचिए कि मतलब 2 गुने की उनका प्रॉफिट होता है जाके। तो इसलिए कांग्रेस को साथ ये दिक्कत नहीं है कि उनका कुछ जाने वाला है, तो जो भी है उनको हासिल ही करना है। तो ऐसे में एक बात जो है जो समझ में आती है वो ये कि जहां जहां कांग्रेस ने गंभीरता से अपने कैंडिडेट उतारे हैं जी, वहां जो है ये देखने की बात होगी कि वो कांग्रेस वहां किस तरीके के मुद्दों को चुनाव अभियान में शामिल करती है। आपने जो नाम लिए हैं ये पूरे चुनाव में, उनमें ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर और भिंड दतिया जो सीट है वो काफी मुकाबले की होगी, क्योंकि वहां बीजेपी की कैंडिडेट आगे भिंड में उन्होंने रिपीट किया है अपने सिटिंग एमपी को, और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं। तो उस सीट का इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां जो है वो रिजर्व सीट है। इसके बाद भी फूल सिंह बरैया जो है दलितों के नेता की हैसियत से जाने जाते हैं। इससे पहले वो बसपा में होते थे और गांव-गांव उनका जो है नेटवर्क है। और मत भूलिए कि 2 अप्रैल 2018 की जो ग्वालियर की घटना हुई है दलितों के साथ, वो भी जो है उस इलाके में काम करती थी। 18 में भी किया है उसने, और इस चुनाव में भी अगर फूल सिंह बरैया चुनाव लड़ेंगे तो करेगी। दूसरा, ग्वालियर में जो सतीश सिकरवार, वो बहुत अच्छी टक्कर देंगे, क्योंकि वो उनका जो प्रभाव है, उनकी पत्नी शहर में जीती है, पहली बार रिकॉर्ड टूटा है, कांग्रेस ने जो है जीता है नगर निगम, जबकि तो ये रिकॉर्ड तो विनय जी जो अभी 2023 में विधानसभा चुनाव उससे पहले टूटा था, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में तो आपने देखा क्या नतीजा है। नतीजा सतीश सिकरवार तो जीता ना, वो भाई महत्वपूर्ण बात ये थी। बाकी सीटों की हम बात नहीं कर रहे, हम चूंकि सतीश की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्वालियर की बाकी सीटें शहर की हारना एक अलग विषय है, लेकिन सतीश जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो जो है वो अलग फैक्टर होगा। और वहां एक आपके हिसाब से फूल सिंह बरैया भिंड से और ग्वालियर से सतीश सिकरवार जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है। और एक सीट जो है झाबुआ रतलाम कांतिलाल भूरिया वाली जो सीट होगी, इन दो की पहले बात करें। ये दोनों सीटों में बहुत अच्छा मुकाबला जो है आप देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में होगा, और चुनाव लाखों के उसमें नहीं जाएगा। ये हार जीत भी रिजल्ट जो है बहुत नजदीकी रिजल्ट आएंगे। अच्छा विनय, साल 2014 में झाबुआ जो रतलाम सीट जो है वहां पर कांतिलाल भूरिया चुनाव हार गए थे 2014 में। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था और बाई इलेक्शन में कुछ ही महीनों बाद जो है कांतिलाल भूरिया लगभग 1 लाख के मतों से जीतकर चुनाव लोकसभा गए थे। फिर से कांतिलाल भूरिया इस बार चुनाव लड़ने की उम्मीद है उनको, कांग्रेस की तरफ से लगभग उनका नाम तय है। और इस समय 2019 का चुनाव था, उसमें पुलवामा की वजह से पोलराइजेशन हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा बना था। लेकिन अभी राम मंदिर का मुद्दा जो है
ऐसा माना जा रहा है कि पूरे देश में छाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि झाबुआ रतलाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो ट्राइबल डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे राम मंदिर एक मुद्दा बनेगा, और यदि बनेगा तो क्या कांतिलाल भूरिया वहां कोई फाइट देने की स्थिति में रहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर मुद्दा वहां बनेगा, और वहां जो मुद्दे होंगे वो मुद्दा होगा मोदी। देखिए, इस पूरे चुनाव में देश भर में भी वो मोदी एक मुद्दा होंगे, और ये बाकी मुद्दे सब इसके बाद के मुद्दे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो बीजेपी के पास है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उसका कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास। तो उस लिहाज से आदिवासी सीटों में कांग्रेस ने अभी वोट भी अपना जो है आदिवासियों के बीच बेहतरीन रखा है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आदिवासियों में कांग्रेस का वोट उस तरह से कटा नहीं है, उस तरह से हाँ बड़ा है, खत्म नहीं हुआ है, तो उस लिहाज से कांग्रेस को फायदा होगा। अब ये बात देखने की होगी कि, और जैसा कि आप कह रहे हो कि राम मंदिर मुद्दा, आदिवासियों के बीच दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां अभी भी जो है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया उस तरह से नहीं है कि जो है बीजेपी वहां कम्युनिकेट कर पाई हो अपने तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को। तो इसलिए इन आदिवासी सीटों पे जो है कांग्रेस के लिए मुझे लगता है ज्यादा फायदे की बात रहेगी। तो रतलाम झाबुआ सीट पर भी आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी फाइट दे सकती है? अच्छी फाइट कांग्रेस की रहेगी वहां पे। अच्छा, अब जो है बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, और पिछला चुनाव वो भोपाल में लड़े थे, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़े थे, पोलराइज हो गया था चुनाव उस समय, लेकिन 3,60,000 के करीब मतों से वो चुनाव हार गए थे। अब फिर से दिग्विजय सिंह को ये बताया जा रहा है कि मैदान में उतारा जाएगा। क्या उनको राजगढ़ से चुनाव लड़ाना कांग्रेस के हित में होगा, या उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना शिवपुरी से लड़ाना कांग्रेस पार्टी का बेटर पर्पज सर्व करेगा? देखिए, मुझे लगता है उनकी जो परंपरागत सीट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो नंबर होता है वही ज्यादा काम करता है, तो इसलिए कांग्रेस के लिए नंबर ही महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस के लिए कैंपेन महत्वपूर्ण होता तो फिर जो है वो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिग्विजय सिंह को लड़वाते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी जो है एक सीट पे हाँ 1 to 1 कांग्रेस जो है एक सीट की कैलकुलेशन कर रही है, इसीलिए मध्य प्रदेश में दिग्गजों को लड़ाया जा रहा है चुनाव। ये देखने की बात है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। हाँ, ये स्ट्रेटेजी है। उन्होंने कहा है कि मोर्चे पर जो है वो पुराने जो सिपाही हैं, जिनको अनुभव है लड़ाई का, उनको लगाया गया, अनाड़ियों को और नए लोगों को वो मोर्चे पे नहीं ला रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह अगर अपनी परंपरागत सीट से लड़ेंगे तो मुझे ये लगता है कि दिग्विजय सिंह अभी भी, देखिए, जो उनमें स्फूर्ति है, उनकी चाल ढाल और जो सक्रियता है, खास करके सक्रियता आप देखो तो कहीं उम्र उन पे उस तरह से हावी नहीं दिखती। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह राजगढ़ में बहुत फायदे का सौदा हो सकता है, और वो वहां पे जीत भी सकते हैं सीट, या इम्पैक्ट कर सकते हैं वहां पे। हाँ देखो, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के दिग्विजय सिंह। उनको पता है कि चुनाव कैसे पलटा जा सकता है, चुनाव कैसे जीता जा सकता है। 2 बार उन्होंने अपने सरकार के दौरान चुनाव जीता है, बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पुराने कांग्रेसी जहां जिंदा है वहां आज भी गांव-गांव में दिग्विजय सिंह के लोग हैं। तो ये सब चीजें अगर देखोगे, नेटवर्किंग, ये सब सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन का जो उनका नेटवर्क है दिग्विजय सिंह का, किसी भी कांग्रेस के नेता से ज्यादा बेहतर उनके पास वो इस लोग हैं और मशीनरी है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि दिग्विजय सिंह अगर जो है अपनी सीट पे जाएंगे तो वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लास्ट 2 सीटें जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि 70% ही सीटें उन्होंने अभी डिसाइड की हैं, तो मतलब 70% कम 20 सीटों पे लगभग। लेकिन हम अपना जो डिस्कशन कन्फाइन करेंगे, पहले गुना शिवपुरी और फिर फाइनली छिंदवाड़ा या कमलनाथ। तो गुना शिवपुरी से बात कांग्रेस की, बीजेपी ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है, वो उनकी सिंधिया घराने की परंपरागत सीट है भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से सांसद भी रहे, पिछले चुनाव वो हालांकि हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी बहुत सक्रियता वहां रही है और वो बहुत एक्टिव है, वहां पे आते जाते रहते हैं और पूरा फोकस उनका उस एरिया पर रहा है। अब वहां पे टिकट काटा गया है केपी यादव का, और कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें सामने आ रही हैं। अरुण यादव का भी नाम चल रहा है कि यादव वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हो सकता है अरुण यादव को वहां भेजा जाए। तो आपको क्या लगता है कि अरुण यादव को भेजकर क्या कांग्रेस पार्टी वहां पे कुछ इम्पैक्ट कर सकती है उस चुनाव में, या महज एक चुनाव भर रह जाएगा वो? देखिए, मुझे इसलिए नहीं लगता, क्योंकि अगर अरुण यादव भी कांग्रेस के हेवीवेट हाँ बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष वो ठीक है, लेकिन अब जब केपी यादव का टिकट काटा गया, केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए हराया था क्योंकि मध्य प्रदेश की एक ही इकलौती सीट है गुना शिवपुरी लोकसभा जो यादव बाहुल्य है, जहां यादव तय करते हैं हार और जीत को। तो 2019 के चुनाव में वो यादवों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया।
लेकिन अब चूंकि यादव जी की टिकट कट गई है, उससे कटने से पहले मुख्यमंत्री यादव बन और गए। हाँ, तो अगर जो है यादव नाराज होकर अरुण यादव को वोट देंगे तो बीजेपी ने जो है यादव मुख्यमंत्री दे दिया है, तो जातीय आधार पर उस तरह का पोलराइजेशन कांग्रेस के पक्ष में होने की मुझे जो है कोई संभावना दिखती नहीं है। इसलिए जो है अरुण यादव अगर जाते भी हैं तो ठीक है, दिग्गज है, चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वहां पे जो है यादव सरनेम की वजह से अगर कोई गेन की उम्मीद करते हैं कांग्रेस या अरुण यादव, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। फाइनली अब नकुल नाथ की सीट जो छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका नाम लगभग सिटिंग एमपी, उन एकमात्र सीट है जो कांग्रेस के पास थी। 2019 में वो जीते थे, हालांकि मार्जिन उनका काफी कम हुआ था, लेकिन जीते तो थे। नकुल नाथ को आप क्या, किस तरह की, जो भी पिछले दिनों वाकया हुआ उसके बाद आप क्या पोजीशन उनकी देख रहे हैं छिंदवाड़ा में इस समय? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है क्योंकि कमलनाथ जिस तरीके से मझधार में डूबे, न इधर के न उधर के, उसमें अब जो है कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए ये जो है अपनी नाक का सवाल बन गया है। अब अगर ये चुनाव लूज करते हैं नकुलनाथ, तो कमलनाथ और नकुलनाथ की राजनीति जो है वो समझ लीजिए कि तकरीबन खत्म होने के कगार पे होगी। ऐसे में जब चुनौती बड़ी है तो माना यह जाता है, लोग कहते हैं कमलनाथ के आगे जब चुनौती बड़ी होती है तो कमलनाथ बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो हाँ, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि और ज्यादा मेहनत होने वाली है। और ये ठीक है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी विधानसभा में सारी सीटें वो जीत कर आए। हाँ, छिंदवाड़ा में जो है कांग्रेस का सब कुछ छिंदवाड़ा में है। बीजेपी टापू है, लेकिन टापू है। तो इस दृष्टि से बीजेपी भले ही ये कहे, और दूसरी बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनाव में 2019 के वो कैंडिडेट अगर बीजेपी का देखें उस हिसाब से, तो बाकी चीजें मैनेज करने में भी कमलनाथ जो है दिल्ली तक बहुत जो है सक्षम है कि वो जैसे दूसरी जगहों पे कैंडिडेट मैनेज हो जाते हैं, तो वो भी संभव है। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ का सब कुछ दांव पे है, और मुझे लगता है कमलनाथ उस चुनौती में अपना सब कुछ जो है झोंक के और उस सीट को जरूर जीतने की कोशिश करेंगे। मेरा फाइनल सवाल, कभी कुछ बात ये भी चल रही है कि हो सकता है नकुलनाथ के साथ साथ कमलनाथ को भी मैदान में उतारा जाए जबलपुर से, तो क्या जबलपुर उनके लिए, या बालाघाट से, क्या कमलनाथ इन दो सीटों पर भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? हालांकि कल उन्होंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा से कहीं जाने वाला नहीं हूं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कमलनाथ जबलपुर से या बालाघाट से चुनाव लड़े। देखिए, मुझे नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि अगर कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों चुनाव लड़ेंगे तो इनको छिंदवाड़ा भी बचाना वो जो है मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कमलनाथ खड़े होंगे साथ में नकुलनाथ के, पूरा चुनाव देखेंगे तो नकुलनाथ ज्यादा ताकतवर होते जाके, और कमलनाथ खुद जबलपुर या बालाघाट में जाके फंसेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सीटों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। दूसरा ये है कि कमलनाथ बेहतर जानते हैं, जो बात हमें समझ में आती है वो उनको भी समझ में आती होगी, कि जब वो दो एक जगह रहेंगे तो ज्यादा ताकतवर रहेंगे, और अगर अलग अलग जाके चुनाव लड़ेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो कमलनाथ ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर एक जगह मिलकर अपने बेटे के साथ चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा ताकतवर होंगे, अलग अलग जगह जाएंगे तो जाहिर सी बात है बट जाएगी ताकत। लेकिन जैसा बीजेपी मध्य प्रदेश में दावा कर रही है कि 29 में से 29 सीटें वो जीतेगी, ऐसा हो सकता है हो जाए, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब है नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी भले ही 66 सीटों पर सीमित हो गई हो, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज है वो 40% अभी भी बरकरार है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2018 के चुनावों में इसी 40% वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। बहरहाल एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन जो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।